नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बालमन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी प्रतिध्वनि। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी प्रतिध्वनि का सारांश। कहानी प्रतिध्वनि, लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। यह कहानी तारा, उसकी ननद रामा और रामा की बेटी श्यामा के इर्द गिर्द घूमती है। तारा संपन्न है, जबकि रामा और श्यामा निर्धन जीवन जीती हैं। रामा की मृत्यु के बाद श्यामा अकेली रह जाती है और मानसिक रूप से अस्थिर हो जाती है। उसकी आम की बारी नीलाम होती है, जिसे तारा खरीद लेती है ताकि श्यामा का ठिकाना बना रहे। समय बीतता है और तारा का उत्तराधिकारी प्रकाश बारी में भोग विलास का जीवन जीता है, लेकिन वह क्षय रोग का शिकार हो जाता है। एक दिन पगली बनी श्यामा आम तोड़ते हुए पकड़ी जाती है और प्रकाश के सामने लाई जाती है। श्यामा की गिनती 1 2 3 और आम फेंकने की क्रिया तारा की पुरानी कटु बात की प्रतिध्वनि बनकर लौटती है। प्रकाश वहीं दम तोड़ देता है। यह कहानी द्वेष, विडंबना और जीवन की क्रूर सच्चाइयों की प्रतिध्वनि है। तो अभी आपने सुनी लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी प्रतिध्वनि का सारांश, और अब कहानी विस्तार से। तो आइए सुनते हैं कहानी प्रतिध्वनि। मनुष्य की चिता जल जाती है और बुझ भी जाती है, परंतु उसकी छाती की जलन द्वेष की ज्वाला संभव है, उसके बाद भी धक धक करती हुई जला करे। तारा जिस दिन विधवा हुई, जिस समय सब लोग रो पीट रहे थे, उसकी ननद ने भाई के मरने पर भी रोदन के साथ व्यंग स्वर में कहा, अरे मैया रे, किसका पाप किसे खा गया रे। तभी आसन्न वैधव्य ठेलकर अपने कानों को ऊंचा करके तारा ने वह तीक्ष्ण व्यंग रोदन के कोलाहल में भी सुन लिया था। तारा संपन्न थी, इसलिए वैधव्य उसे दूर ही से डराकर चला जाता। उसका पूर्ण अनुभव वह कभी न कर सकी। हां, ननद रामा अपनी दरिद्रता के दिन अपनी कन्या श्यामा के साथ किसी तरह काटने लगी। दहेज मिलने की निराशा से कोई ब्याह करने के लिए प्रस्तुत न होता। श्यामा 14 बरस की हो चली। बहुत चेष्टा करके भी रामा उसका ब्याह न कर सकी। वह चल बसी। श्यामा निस्सहाय अकेली हो गई। पर जीवन के जितने दिन हैं, वे कारावासी के समान काटने ही होंगे। वह अकेली ही गंगा तट पर अपनी बारी से सटे हुए कच्चे झोपड़े में रहने लगी। मन्नी नाम की एक बुढ़िया, जिसे दादी कहती थी, रात को उसके पास सो रहती और न जाने कहां से कैसे उसके खाने पीने का कुछ प्रबंध कर ही देती। धीरे धीरे दरिद्रता के सब अवशिष्ट चिन्ह विककर श्यामा के पेट में चले गए। पर उसकी आम की बारी अभी नीलाम होने के लिए हरी भरी थी। कोमल आतप गंगा के शीतल शरीर में अभी ऊष्मा उत्पन्न करने में असमर्थ था। नवीन किसलय उससे चमक उठे थे। वसंत की किरणों की चोट से कोयल कुहुक उठी। आम की कैरियों के गुच्छे हिलने लगे। उस आम की बारी में माधव तू का डेरा था और श्यामा के कमनीय कलेवर में यौवन था। श्यामा अपने कच्चे घर के द्वार पर खड़ी हुई मेघ संक्रांति का पर्व स्नान करने वालों को कगार के नीचे देख रही थी। समीप होने पर भी वह मनुष्यों की भीड़ उसे चींटियां रेंगती हुई जैसी दिखाई पड़ती थी। मन्नी ने आते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो बेटी, हम लोग भी स्नान करावे। उसने कहा, नहा दादा, आज अगग टूट रहा है, जैसे ज्वर आने का है। मन्नी चली गई। तारा स्नान करके दासी के साथ कगारे के ऊपर चढ़ने लगी। श्यामा की बारी के पास से ही पथ था। किसी को वहां न देखकर तारा ने संतुष्ट होकर सांस ली। कैरियों से गदराई हुई डाली से उसका सिर लग गया। डाली राह में झुकी पड़ती थी। तारा ने देखा, कोई नहीं है। हाथ बढ़ाकर कुछ कैरियों तोड़ ली। सहसा किसी ने कहा, और तोड़ लो मामी, कल तो यह नीलाम ही होगा। तारा की अग्नि बाण सी आंखें किसी को जला देने के लिए खोजने लगीं।
फिर उसके हृदय में वही बहुत दिन की बात प्रतिध्वनित होने लगी। किसका पाप किसको खा गया रे। तारा चौंक उठी। उसने सोचा, रामा की कन्या व्यंग कर रही है, भीख लेने के लिए कह रही है। तारा होंठ चबाती हुई चली गई। 105, 105, 2 105 रुपये, 3 बोली हो गई। अमीन ने पूछा, नीलाम का चौथाई रुपया कौन जमा करता है? एक गठीले युवक ने कहा, चौथाई नहीं, कुल रुपए लीजिए। तारा के नाम की रसीद बना रुपया सामने रख दिया गया। श्यामा एक आम के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी थी। उसे और कुछ नहीं सुनाई पड़ता था, केवल डुग्गियों के साथ 1 2 3 की प्रतिध्वनि कानों में गूंज रही थी। एक समझदार मनुष्य ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, तारा ने अनाथ लड़की के बैठने का ठिकाना तो बना रहने दिया, नहीं तो गंगा किनारे का घर और 3 बीघे की बारी 105 रुपए में। तारा ने बहुत अच्छा किया। बुढ़िया मंत्री ने कहा, भगवान जाने ठिकाना कहां होगा। श्यामा चुपचाप सुनती रही। संध्या हो गई। जिनका उसी अमराई में नीड़ था, उन पक्षियों का झुंड कलरव करता हुआ घर लौटने लगा, पर श्यामा न हिली। उसे भूल गया कि उसके भी घर है। बुढ़िया के साथ अमीन साहब आकर खड़े हो गए। अमीन एक सुंदर कहे जाने योग्य युवक थे और उनका यह सहज विश्वास था कि कोई भी स्त्री हो मुझे एक बार अवश्य देखेगी। श्यामा के सौंदर्य को तो दारिद्र्य ने बैंक लिया था, पर उसका यौवन छिपने के योग्य न था। कुमार यौवन अपनी क्रीड़ा में विह्वल था। अमीन ने कहा, मन्नी पूछो, मैं रुपया दे दूं, अभी 1 महीने की अवधि है, रुपया दे देने से नीलाम रुक जाएगा। श्यामा ने एक बार तीखी आंखों से अमीन की ओर देखा। वह पुष्ट कलेवर अमीन उस अनाथ बालिका की दृष्टि न सह सका, धीरे से चला गया। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। मंत्री ने देखा, बरसात की सी गीली चिता श्यामा की आंखों में जल रही है। मंत्री का साहस न हुआ कि उससे घर चलने के लिए कहे। उसने सोचा, ठहर कर आऊंगी तो इसे घर लिवा जाऊंगी। परंतु जब वह लौटकर आई तो रजनी के अंधकार में बहुत खोजने पर भी श्यामा को न पा सकी। तारा का उत्तराधिकारी हुआ उसके भाई का पुत्र प्रकाश। अकस्मात संपत्ति मिल जाने से जैसा प्रायः हुआ करता है, वही हुआ। प्रकाश अपने आपे में न रह सका। वह उस देहात में प्रथम श्रेणी का विलासी बन बैठा। उसने तारा के पहले घर से कोस भर दूर श्यामा की बारी को भली भांति सजाया। उसका कच्चा घर तोड़कर बंगला बन गया। अमराई में सड़कलें और क्यारियां दौड़ने लगीं। यहीं प्रकाश बाबू की बैठक जमी। अब इसे उसके नौकर छावनी कहते थे। आषाढ़ का महीना था। सवेरे ही बड़ी उमस थी। पुरवाई से घनमंडल स्थिर हो रहा था। वर्षा होने की पूरी संभावना थी। पक्षियों के झुंड आकाश में अस्त व्यस्त घूम रहे थे। एक पगली गंगा के तट के ऊपर की ओर चढ़ रही थी। वह अपने प्रत्येक पाद विक्षेप पर 1 2 3 अस्फुट स्वर से कह देती, फिर आकाश की ओर देखने लगती थी। अमराई के खुले फाटक से वह घुस आई और पास के वृक्षों के नीचे घूमती हुई 1 2 3 करके गिनने लगी। लहरीले पवन का एक झोंका आया। तिरछी बूंदों की एक बाढ़ पड़ गई। 2 4 आम भी चू पड़े। पगली घबरा गई। 3 से अधिक वह गिनना ही नहीं जानती थी। इधर बूंदों को गिने की आमों को बड़ी गड़बड़ी हुई, पर वह मेघ का टुकड़ा बरसता हुआ निकल गया। पगली एक बार स्वस्थ हो गई। महुखा एक डाल से बोलने लगा। डुग्गी के समान उसका डूब 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 शब्द पगली को पहचाना हुआ सा मालूम पड़ा। वह फिर गिनने लगी। 1 2 3। उसके चुप हो जाने पर पगली ने डालों की ओर देखा और प्रसन्न होकर बोली, 1 2 3। इस बार उसकी गिनती में बड़ा उल्लास था, विस्मय था और हर्ष भी। उसने एक ही डाल में पके हुए 3 आमों को वृंतों सहित तोड़ लिया और उन्हें झुकाते हुए गिनने लगी। पगली इस बार सचमुच बालिका बन गई, जैसे खिलौने के साथ खेलने लगी। माल आ गया। उसने गाली दी, मारने के लिए हाथ उठाया। पगली अपना खेल छोड़कर चुपचाप उसकी ओर एकटक देखने लगी। वह उसका हाथ पकड़कर प्रकाश बाबू के पास ले चला। प्रकाश यक्ष्मा से पीड़ित होकर इन दिनों यहां निरंतर रहने लगा था। वह खांसता जाता था और तकिए के सहारे बैठा हुआ पीकदान में रक्त और कफ थूकता जाता था। कंकाल सा शरीर पीला पड़ गया था। मुख में केवल नाक और बड़ी बड़ी आंखें अपना अस्तित्व चिल्लाकर कह रही थीं। पगली को पकड़कर माली उसके सामने ले आया। विलासी प्रकाश ने देखा, पागल यौवन अभी उस पगली के पीछे लगा था। कामुक प्रकाश को आज अपने रोग पर क्रोध हुआ और पूर्ण मात्रा में हुआ, पर क्रोध धक्का खाकर पगली की ओर चला आया। प्रकाश ने आम देखकर ही समझ लिया और फूहड़ गालियों की बौछार से उसकी अभ्यर्थना की। पगली ने कहा,
यह किस पाप का फल है? तू जानता है इसे कौन खाएगा? बोल, कौन मरेगा? बोल। 1, 2, 3। चोरी को पागलपन में छिपाना चाहती है। अभी तो तुझे 20 चाहने वाले मिलेंगे। चोरी क्यों करती है? प्रकाश ने कहा। एक बार पगली का पागलपन लाल वस्त्र पहनकर उसकी आंखों में नाच उठा। उसने आम तोड़ तोड़कर प्रकाश के क्षय जर्जर हृदय पर खींचकर मारते हुए गिना। 1, 2, 3। प्रकाश तकिए पर चित्त लेटकर हिचकियां लेने लगा और पगली हंसते हुए गिनने लगी। 1, 2, 3। उनकी प्रतिध्वनि अमराई में गूंज उठी। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।